नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। अभी आपने कुछ समय पहले कुछ पंक्तियां देखी और ये पंक्तियां किसी और की नहीं, एक क्रांतिकारी या फिर कह सकते हैं कि एक उग्र क्रांतिकारी समाज सुधारक की हैं। आप कहेंगे कि सर, उग्र क्रांतिकारी समाज सुधारक, क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग तो हमने सिर्फ भारत की आजादी के परिप्रेक्ष्य में ही सुना है, पर ऐसा नहीं है। समाज सुधारक के क्षेत्र में भी एक क्रांति लेकर के आने वाली आज की व्यक्तित्व हैं। मुद्दे की बात में आज हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। सावित्रीबाई फुले, इन्हें हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से क्रांति ज्योति के रूप में इनको टाइटल दिया जाता है। तो इन्हें क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के नाम से भी जाना जाता है। और क्रांति ज्योति इसीलिए कहा जाता है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, कुछ जो पर्टिकुलर वाक्य देखे या फिर जो कविता का एक अंश देखा, वो कविता के अंश इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। अपने समाज को मोटिवेट करने के लिए, उस समाज को मोटिवेट करने के लिए जिसे एक समय में अपनी इच्छा से सांस लेने जैसी आजादी भी नहीं थी। यानी आप महसूस कर सकते हैं कि जिस समाज में आसानी से रहना संभव ना हो, जिस समाज में आसानी से चलना संभव ना हो, सोचना संभव ना हो, उस समाज के लोगों को न सिर्फ उन्होंने खुद को प्रेरित किया, बल्कि उस जैसे कंडीशन में जीवन जीने वाले लोगों को भी प्रेरित किया है अपने इन्हीं क्रांतिकारी विचारों के साथ। आज उन्हीं की जयंती है, 192वीं जयंती है सावित्रीबाई फुले जी की, और इसी उपलक्ष्य में आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं इनका महत्वपूर्ण इतिहास। तो चलिए समझते हैं और जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले ये कि ये सावित्रीबाई फुले जी कौन थी। अगर हम इनकी बात करते हैं तो सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र में जन्म लेने वाली एक माली परिवार की, माली जो जाति है उस माली जाति की या माली परिवार में जन्म इन्होंने लिया है। और उस समय ये एक डिप्राइव्ड क्लास कम्युनिटी के अंतर्गत मानी जाती है, यानी कि एक अत्यंत पिछड़े वर्ग के रूप में इस समाज को जाना जाता था। आज जिस समाज में हम खड़े हैं और जिस समाज में हम बात कर रहे हैं, तो कई बार लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं कि शूद्र को लेकर के, पिछड़े वर्ग को लेकर के, दलित वर्ग को लेकर के अलग अलग तरीके की बातें की जाती हैं। और कई लोगों को तो यह कहना है कि इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। यस, बिल्कुल वर्जित है। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग यदि अगर हम किसी भी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं और इस संदर्भ में कर रहे हैं कि हम उसका अपमान करें, तो इस तरीके के प्रयोग, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जो है वो निश्चित तौर पर वर्जित होना चाहिए और वर्जित है। परंतु एक समाज था जब इस तरीके के शब्दों का पुरजोर तरीके से इस्तेमाल होता था, और वो भी किसी व्यक्ति को हीन भावना से ग्रसित करने के उद्देश्य से किया जाता था। यानी इन शब्दों का जानबूझ करके प्रयोग होता था जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव क्रिएट हो, बने। आज तो पढ़ने पढ़ाने के लिए भले इन शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है, रिकॉग्नाइज करने के लिए, चीजों को समझाने के लिए, उसको किसी भी प्रकार से जो है दुख पहुंचाने के उद्देश्य से या उसके प्रति भेदभाव का या अस्पृश्यता का भेदभाव प्रकट करने के उद्देश्य से आप इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आज तो आप इस समाज में हैं, और ये समाज में जीना और अपने हक की बात उठाना इतना ज्यादा भी कठिन नहीं है जितना उस समाज में कठिन होता था कि यदि अगर आपने इस तरीके का बोलना तो दूर, विचार भी प्रकट किया, तो आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते थे। तो हम उसी समाज में जन्म लेने वाली एक, आप इनको वीरांगना का नाम दें तो कोई भी गलत नहीं होगी ये बात, क्योंकि वीर का मतलब हम सिर्फ युद्ध क्षेत्र में जाकर के वहां पर वीरता दिखाएं वही नहीं है।
अपने समाज के प्रति, अपनी समाज की कुरीतियों के प्रति दृढ़तापूर्वक लड़ने वाले भी वीर हैं। और इस दृष्टिकोण से सावित्रीबाई फुले जो हैं ये भी वीर क्रांतिकारी स्त्री ही हैं। और इस व्यक्तित्व का जन्म हुआ है आज ही के दिन 3 जनवरी को 1831वें वर्ष में, यानी सन 1831 में आज ही के दिन यानी 3 जनवरी को माली जाति के रूप में अगर देखा जाए तो सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। जन्म स्थान है नायगांव, और ये नायगांव जो है ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, और ये पड़ता है सतारा जिले में। सतारा जिला महाराष्ट्र में नायगांव में पड़ता है, जो कि पुणे के पास में स्थित है। यहां से पुणे जो है वो पास है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं बाय बर्थ, अगर हम बात कर रहे हैं, जन्म की बात कर रहे हैं। अभी ये तकरीबन 9 या 10 साल की ही थी तो इनका विवाह हो गया, और विवाह जिनसे हुआ वो भी कोई बहुत बड़ी उम्र के नहीं है, वो भी तकरीबन 13 वर्ष के ही थे। ठीक है, 13 वर्ष के हैं ज्योतिराव फुले, ठीक है, या ज्योतिबा फुले आप इन्हीं को कहते हैं। और एक नाम हमने आपको यहां पर बताया सावित्रीबाई फुले, तो ये तकरीबन जो है वो 9 से 10 वर्ष की हैं। तो 9 से 10 वर्ष की एक कन्या का विवाह 13 वर्ष के एक बालक से हुआ है, यानी कि ये जो विवाह हुआ है ये एक प्रकार से बाल विवाह है। यानी कि आप वो जीवन जरा देखिए, ये जीवन वो जीवन है जो शुरुआत से ही कष्ट में है, बाल विवाह हुआ है। और बाल विवाह से पहले भी जो 10 साल इन्होंने बिताया है वो भी किस प्रकार का है, ये उस समाज में जी रही हैं, उस समाज में ये पैदा हुई हैं जहां जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े जो लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ही बैकवर्ड जिनको बोला जा रहा है, अति जो पिछड़े लोग हैं उन्हें, और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं महिलाएं, ये 2 जातियां उस समय ऐसी हैं। स्पष्टता जो शब्द प्रचलित था उस समय वो ये था कि शूद्र और महिलाएं ये 2 लोग हैं जिन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है, जिन्हें पढ़ाया नहीं जाएगा, शिक्षा का अधिकार नहीं। और आप यहां पर जब महिलाओं की बात करते हैं ना, तो ये किसी भी वर्ग की महिलाएं हैं, ये केवल पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात नहीं हो रही है। महिला हैं आप, चाहे वो किसी भी वर्ग में हैं, आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, और अगर आप गलती से शूद्र हैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। और इन्होंने तो दोनों गुनाह किए थे बाय बर्थ, अगर देखा जाए तो इनके साथ में तो 2 गुनाह थे, दोनों की सजा ये भोग रही थी। क्या कि एक तो ये फीमेल थी, दूसरा ये पिछड़े वर्ग से समाज से थी, डिप्राइव्ड क्लास से थी। इस नाते इनको तो शिक्षा में दूर दूर तक शामिल नहीं किया जाना था, इनको तो शिक्षा में कहीं कहीं तक शामिल नहीं किया जाना था। तो इस तरह की चीज को अगर हम देखें, अति पिछड़े, अब आप समझिए, और ऊपर से 10 साल की आयु में इनका विवाह भी हो गया। कहते हैं कि जब ये छोटी थी, मतलब छोटी तो विवाह के समय भी हैं, या विवाह से पहले की बात है कि इन्होंने किसी पेड़ के नीचे कुछ ईसाई महिलाओं को देखा कि वो साधना में लीन थी। इन्हें पूजा पाठ, मतलब आप समझ सकते हैं वो कौन सा समाज है जहां पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, पूजा पाठ से दूर हैं, समाज में उच्च वर्ग के लोग जहां से निकल रहे हैं वहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा है, वो गलियां इनके लिए नहीं बनी है, वो तालाब इनके लिए नहीं बने हैं, वो पेड़ पौधे इनके लिए नहीं बने हैं, वो रास्ते इनके लिए नहीं बने हैं, ऐसे समाज में वो हैं। और इन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ महिलाएं, जो ईसाई क्रिश्चियन महिलाएं हैं, वो कुछ प्रेयर कर रही थी, पूजा कर रही थी। ये धीरे से डरते डरते कैसे भी करके उनके पास जाती हैं, और वो महिलाएं इनको बुलाती हैं और कहती हैं कि डरो मत, आओ। वो उनको जो बाइबल है या जो किताब थी वो किताब इनको सौंपती हैं। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ले लो। बोली कि मुझे पढ़ना नहीं आता। बोली पढ़ना नहीं आता तो भी ले लो, इसमें जो चित्र छपे हैं इसको भी ले जा करके अगर तुम देखोगी तो तुम्हें खुशी प्राप्त होगी। कहते हैं विवाहवाद वो किताब अपने साथ लेकर के आई। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि किताब पढ़ना भले ना जानती हो, लेकिन किताब में रुचि हो गई, और जब वो विवाहित होकर के आती हैं तो फिर उनका पढ़ने का भी कार्यक्रम शुरू होता है। इनफैक्ट उनके जो हस्बैंड हैं वही उनके टीचर होते हैं आगे चल करके। तो यहाँ पर हम वही कहानी समझने जा रहे हैं कि आगे चल करके ज्योतिराव फुले ने ही, मतलब पुणे में एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में
संस्थान था, उसमें इन्होंने भर्ती किया। वहां पर एक मुस्लिम महिला के साथ भी इनकी दोस्ती हुई। तो ये सब चीजें समाज के रूप में इनके ऊपर प्रभाव डाल रही हैं। फाइनली मैं जब आपको बता रहा हूं सावित्रीबाई फुले के बारे में, तो आपने ये देखा कि इनका बैकग्राउंड कितना मतलब क्रिटिकल बैकग्राउंड उस समय के हिसाब से कहा जा सकता है, और उसको भी वो चुनौती देते हुए एनी हाउ वो आगे बढ़ रही हैं। और आगे कहां तक बढ़ी कि एक समय ऐसा आया कि 1848 में पुणे में भिड़ेवाड़ा में स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, और यहां पर ये पहली महिलाओं का स्कूल ओपन किया गया था। पहली बार बालिकाओं का स्कूल ओपन किया गया जिसमें बालिकाएं पढ़ेंगी। मैंने बताया ना, उस समाज में महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता है, और उस समाज में महिलाओं के लिए स्कूल खुल गया। और यह भी कि इन्होंने खोला है, ज्योतिराव फुले और उनकी जो सहायक पत्नी उनके सहायता से खुल रहा है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, तो ये एक तो बात ये है कि ये पढ़ने लायक जो चीज है वो तो है ही। दूसरा, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास में सीखने समझने लायक है कि हम अपनी मजबूरियों को, अपने फेल्योर को, मतलब ये चीजें हो तो सकती हैं पर हम इसे बहाना नहीं कर सकते कि सर हमारे पास तो, हम तो गरीब थे तो हम कैसे यूपीएससी क्लियर करते, हम तो सर गरीब थे तो हम कैसे पढ़ते। आप कितने भी वर्स्ट कंडीशन में होंगे, सावित्रीबाई फुले या उस जैसे लोग जो उस समय में रहते थे, उतनी दयनीय स्थिति में संभवतः नहीं होंगे। वैसे हो सकता है कि आप, मतलब मैं ये टारगेट नहीं कर रहा हूं किसी को, लेकिन फिर भी। अब इतना ही नहीं, जब ये स्कूल खुला तो ये स्कूल की प्रिंसिपल भी बनी, आगे चल करके प्रधानाध्यापिका भी बनी। ठीक है, आगे चल करके प्रधानाध्यापिका भी बनी। जैसे आप देख सकते हैं भिड़ेवाड़ा में पहले स्कूल की प्रधानाध्यापिका भी ये हुई। और जब ये स्कूल बना महिलाओं के लिए, तो ये वो समय था जिस समय देश में तमाम सारे राष्ट्रवादी आंदोलन भी चल रहे हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन यानी देश में राष्ट्रवाद अभी अभी पनप रहा है, जन्म ले रहा है, यह भी एक बात है। तो ऐसे में अब जब राष्ट्र, अब देखिए यहां पर पॉइंट को समझने का प्रयास करना है आपको। राष्ट्र का मतलब क्या? राष्ट्र का मतलब जहां आप जातिगत भेदभाव ना रखें, जातिगत भेदभाव ना हो, जहां लैंगिक भेदभाव ना हो, जहां धार्मिक भेदभाव ना हो, है ना, ये सब चीजें जहां ना हो, जहां अवसर जो हैं सभी को समान तौर पे दिए जाएं, जहां अस्पृश्यता ना हो, अस्पृश्यता जहां ना हो, इसको हम कहेंगे राष्ट्रवादी भावना। और इसका विकास अभी अभी होना शुरू हुआ था कि लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पर एकता दिखानी शुरू की थी। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि जब ये स्कूल एस्टैब्लिश हो रहा है तो स्कूल का बहुत विरोध किया गया, और विरोध जो है वो कई राष्ट्रवादी जो नेता हैं उनके द्वारा भी किया गया, जिसमें से एक नाम बीजी तिलक का भी लिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने भी इसका विरोध किया। पर उनके विरोध का कारण क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसको बायस्ड होकर के नहीं समझना है हमें। पहली चीज तो ये, एक तरफ तो हम ये कह सकते हैं कि यदि अगर महिलाओं के लिए स्कूल खुल रहा है, महिलाओं के लिए अगर स्कूल खुल रहा है, तो किसी भी प्रकार से, चाहे वो किसी भी जात की महिला हो, सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है। मैं आपको, और इन्होंने इस चीज का जोर दिया कि बालिकाएं, महिलाएं शिक्षित हों और पढ़ें। फिर राष्ट्र का निर्माण हो रहा हो या ना हो रहा हो उससे मतलब नहीं है, शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है ना। लेकिन अब यहां पर एक समस्या क्रिएट हो गई। एक तरफ न सिर्फ हमारा राष्ट्र गुलाम है, न सिर्फ हमारा राष्ट्र जो है वो अंग्रेजों का गुलाम बन रहा है या बना है, बल्कि दूसरी तरफ यदि अगर हम देखें तो हमारा समाज जो है रूढ़िवादिता का भी गुलाम है। रूढ़िवादिता ही तो है ये कि हम महिलाओं को पढ़ने नहीं देंगे, या तुम पिछड़े हो हम अगड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं तुम नीच हो, ये रूढ़िवादिता ही तो है। इसमें भी बंधा पड़ा, ये भी गुलामी की एक ऐसी जंजीर है जो संभवतः, जिसे हम अगर हम तुलने में तौलना चाहें तो ये पलड़ा अंग्रेजों की गुलामी से ज्यादा भारी पड़ेगा,
तो ऐसे में हर एक कदम फूंक फूंक के रखा जा रहा था। सावित्रीबाई इस बात का तो इंतजार नहीं कर सकती थी कि जब राष्ट्र आजाद होगा तब हम समाज में सुधार की प्रेरणा ऊपर लेकर के आएंगे, परंतु समस्या यह भी थी कि राष्ट्रवाद अभी भी जन्म ले रहा था, और जब समाज ये एक्सेप्ट करता हो कि समाज में ये वाला काम नहीं होना है और हिंदू मुस्लिम एकता हो रही हो, भेदभाव खत्म हो रहे हो, ऐसे में ये एक नए भेदभाव को जन्म दे सकता था कि अरे महिलाओं के लिए, अरे दलितों के लिए, मतलब जो लोग जुड़ रहे थे वो बिड़क सकते थे। और इसी संभावना के कारण यही बात है कि राष्ट्रीयता का नुकसान होगा, यह हवाला देते हुए बाल गंगाधर तिलक ने इस चीज का विरोध किया। भाई इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं देखना चाहता हूं कि आपके अंदर कितनी प्रबुद्ध मानसिकता है किसी चीज को एक्सेप्ट या अनएक्सेप्ट करने की। जब हम इतिहास पढ़ रहे होते हैं, जब किसी के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो सिचुएशन से हमें गुजरना होता है, जीना होता है उस चीज को। हम नहीं होते हैं कोई किसी को ठीक या गलत ठहराने वाले। परिस्थितियां जो है उसके अनुरूप हमें निर्णय करना होता है कई बार। अब देखिए यहां पर कसौटी कितनी कड़ी है कि जहां एक तरफ बाल गंगाधर तिलक की इस बात को सही मान भी लिया जाए कि इससे राष्ट्रवादी, और यह बात तो तय है कि इससे राष्ट्रवादिता पर नुकसान होना था, लेकिन क्या राष्ट्रवादिता के नुकसान को बचाने के चक्कर में क्या हम इस समाज में सुधार की जो गुंजाइश हो रही थी उसकी बलि दे सकते थे? यह भी एक बात है। दोनों ही बातें अपने अपने प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल ठीक हैं या बिल्कुल ठीक रही होंगी और एक दूसरे के एकदम सामने आ गई होंगी, पर सिचुएशन है उसको डील किया गया। इतनी ज्यादा विरोध बढ़ गया कि ज्योतिराव के पिता ने उनसे कह दिया कि ये दोनों पति पत्नी को अगर तुमने अपने घर में रखा तो हम तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे। और दबाव इतना ज्यादा बढ़ा तो गोविंद राव जो हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा दबाव पड़ा कि वो ज्योतिराव और उनकी पत्नी को कहें कि वो घर से निकल जाएं या फिर ये स्कूल बंद करें। दो ऑप्शन दिए इनके पिता ने। ज्योतिराव बड़े ही दुखी मन से अपने पिता के घर को छोड़ देते हैं, लेकिन समाज में सुधार की जो ये आग उठी थी इसे शांत करना उन्हें बर्दाश्त नहीं था और ना ही उनकी पत्नी को। और अगर ऐसा हो गया होता ना तो आज एजुकेशन के मामले में एजुकेशन हब जो कहा जाता है पुणे, शायद वो ना होता। तो आप भी प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, ईश्वर की कृपा हो आप भी प्रशासनिक अधिकारी बने। और ऐसी वो सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपको निर्णय लेना होता है। हाईली कंट्रोवर्शियल जो सिचुएशंस हैं उसमें आपको निर्णय लेना होता है। उस समय बाल गंगाधर तिलक का अच्छा खासा नाम है, ऐसे थोड़ी। और जब वो गृह त्याग कर बैठे, अब ये भटक रहे हैं, इतना निकृष्ट समाज कि सावित्री बाई के ऊपर शारीरिक हिंसा भी हो रही है, लोग इनको पत्थर मार रहे हैं, इनके ऊपर गंदगी फेंक रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप समझिए समाज में, और ये करने वाले अपर कास्ट के लोग हैं। बड़े अजीब बात है, कैसे किस तरीके से तय करें कि ये अपर कास्ट है, कैसे तय हो? तो खैर आगे चल करके वो फिर भिड़ेवाड़ा में पहले स्कूल की प्रधान अध्यापिका भी बनी, तो ये फर्स्ट प्रधान अध्यापिका के रूप में भी जानी गई। अब जो स्कूल बना ना उसकी कंडीशन के ऊपर आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कंडीशन क्या है कि द पुणे ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और इस रिपोर्ट को 1852 में प्रकाशित किया गया। मालूम है रिपोर्ट में क्या कहा गया? रिपोर्ट में कहा गया कि हमारे जिस क्षेत्र में यह स्कूल चल रहा है उस क्षेत्र का जो सरकारी स्कूल है जिसमें सिर्फ बालक पढ़ रहे हैं, यानी लड़के पढ़ रहे हैं, मेल पढ़ रहे हैं, स्कूल में छात्रों की बालक ही छात्र थे, बालिका छात्र थी ही नहीं स्कूल में, तो बालकों की संख्या से 10 गुना ज्यादा
छात्राएं इनके स्कूल में पढ़ रही थीं और रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप में लिखा कि यदि अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब महिलाएं पुरुषों से श्रेष्ठ होंगी और शर्म से पुरुषों की आंखें नीची हो जाएंगी। ऐसा लिखा गया रिपोर्ट में। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि ये 10 गुना ज्यादा क्यों थी, क्योंकि जो सुविधाएं फीमेल स्कूल्स में इन्होंने दी थी वो सरकारी स्कूल ने भी अपने बालकों को नहीं दी थी या नहीं दे पाए थे। इतनी बढ़िया शिक्षा व्यवस्था उस कंडीशन में करी है जिस कंडीशन में पढ़ाना दूर, पढ़ नहीं सकते थे आप। भाई समाज को समझने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा बलवंत सखाराम कोल्हे के द्वारा एक संस्मरण लिखा गया और संस्मरण में मालूम है क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थी तो रास्ते पे लोग उसके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, रास्ते में लोग उनके ऊपर पथराव करते थे, गोबर फेंकते थे और उससे उनका जो वस्त्र था, कपड़ा जो था वो खराब हो जाता था। कहते हैं कि वो अपने बैग में एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर के चलती थी क्योंकि उन्हें यकीन होता था कि हमारे ऊपर ये पथराव और ये जो गंदगी है वो डाली जाएगी। वो उसका विरोध नहीं करती थी। कई बार विरोध शांत रह के भी किया जाता है। कब तक फेंकोगे, कितने दिन तक फेंकोगे? वो 2 साड़ी लेकर के जाती थी, जाकर के उस गंदी साड़ी को स्कूल में बदल करके साफ सुथरी साड़ी पहन करके अपने स्कूल का कार्य करती थी और वही साड़ी पहन करके जब लौटती थी तो फिर उनके ऊपर वो कीचड़ उछाला जाता था। और आपको मैं ये बता दूं कि वो उन पर क्रोधित नहीं होती थी। वो कहती थी कि मैं आपके समाज की, आपकी बहनों को पढ़ाती हूं, आपके घर की बेटियों को मैं पढ़ाती हूं, मैं ये शुभ कार्य कर रही हूं और इस शुभ कार्य में आपके द्वारा ये गोबर और कीचड़ के रूप में जो पुष्प बरसाए जा रहे हैं ये हमें पूर्णतः स्वीकार हैं। ईश्वर आपका भला करे। आप समझिए, ऐसे लड़ा जाता है समाज से। हमेशा बंदूक ही नहीं उठाई जाती, पर कहीं जरूरत पड़ती है तो बंदूक भी उठानी होती है भाई। लेकिन आप देखिए दूसरा तरीका भी है और सफल है वो तरीका, और आप रिजल्ट सामने देख रहे हैं। ठीक है, निश्चित रूप से हम ज्योतिबा फुले जो हैं उनकी पत्नी और उनको दोनों लोगों को, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले दोनों लोगों को हम समाज सुधारक के रूप में जान सकते हैं और एक नेक समाज सुधारक के रूप में इनका व्यक्तित्व रहा। इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह जो है वो बनवाने शुरू किए पुणे में। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में कोई भी विधवा आकर के अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे यह भी अधिकार था कि यदि अगर तुम्हारे बच्चे को तुम स्वीकार कर सकती हो और पाल पोस के बड़ा कर सकती हो तो अपने साथ ले जाओ, और यदि अगर तुम्हारा परिवार या तुम इस चीज में सक्षम नहीं हो तो निश्चिंत होकर आकर के यहां पर बच्चे को जन्म दो और बच्चे को छोड़कर यहां से जाओ, हम पाल लेंगे, किंतु बच्चे को मत मारो। विधवाओं के लिए शरण स्थली उन्होंने खोली और इस चीज की प्रेरणा मालूम है उन्हें किस चीज से मिलती है? इसके लिए भी एक कहानी है। एक बार एक व्यक्ति ने किसी महिला से दुराचार किया, रेप किया, जिससे वो महिला गर्भवती हुई। समाज के भय से उस महिला को यह प्रेशराइज किया गया कि तू अपने जिस बच्चे को तूने जन्म दिया है उसे मार डाल, और मां विवश हुई अपने उस बच्चे को मार डालने पर। और जब बच्चे को उसने मार डाला तो उसके ऊपर हत्या का आरोप लगाते हुए उसे अंडमान भेज दिया गया सजा के तौर पर, और जिसने कुकृत्य किया था उसे कुछ नहीं किया गया। इस चीज से प्रेरित होकर के उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत होकर के हमारे पास आएं, अपने बच्चे को जन्म दें और आप चाहें जैसा हो वैसा जीवन आप जी सकती हैं। तो ये प्रेरणा मिलती है। इनफैक्ट इन्होंने भी एक बच्चे को एडॉप्ट किया
एक विधवा के बच्चे को अडॉप्ट किया जिसका नाम रखा गया यशवंत राव। तो ये उन्होंने भी एक नेकी का कार्य एक और किया है, मतलब उन्होंने बहुत सारे नेकी कार्य किए, उनमें से एक है। इसके अलावा आप जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारे जो सामाजिक सुधार के मुद्दे हैं उस पर उन्होंने हमेशा बात करी है। फिर वो चाहे अंतरजातीय विवाह हो, विधवा पुनर्विवाह हो, बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज और जो दूसरे घरेलू हिंसा में जो पीड़ित होना पड़ता है महिलाओं को, उन सब के खिलाफ इन्होंने जोरदार वकालत करी है, जोरदार आवाज उठाई है। और इसी क्रम में एक नाम हमको यहां पर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम रिफॉर्म्स की ही बात कर रहे हैं तो एक समाज या एक संस्था का नाम है जिसका नाम है सत्यशोधक समाज। 1883 में 24 सितंबर सन 73 में, माफ कीजिएगा, 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। और सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या है? अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सत्य का शोधन, सत्य की खोज, सत्य शोधक, ठीक है, सीकर ऑफ द ट्रुथ, सत्य को जानना। क्या यह सत्य है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर राज करे? क्या यह सत्य है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दबाए? क्या यह सत्य है कि समाज का एक वर्ग आनंदित होकर के सभी संसाधनों का उपयोग करे और दूसरा जो है वंचित हो जाए? तो इसकी खोज के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई और इसके माध्यम से तमाम सारे जो जागरूकता के कार्यक्रम थे वो किए गए। सत्यशोधक समाज के ही माध्यम से सत्यशोधक विवाह शुरू किए गए, जिसमें जो जोड़ियां हुआ करती थी, जोड़ियां मतलब कपल, यानी कि जो वर वधू है, वर वधू से कहा जाता था कि आपको एक शपथ लेनी होगी, और ये शपथ किस चीज की लेनी होगी? सत्यशोधक विवाह इस बात की शपथ दिलाता था कि आप समाज में भेदभाव नहीं करेंगे और भेदभाव जैसी चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे। तो जातीय भेदभाव को समाप्त करना, महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो भेदभाव, लैंगिक भेदभाव जो चल रहा है, इन सब चीजों की शपथ दिलाई जाती थी। इसमें युवाओं को इसके लिए शपथ लेनी होती थी, ये विवाह करवाते थे। महिलाओं को जाति के बंधनों से मुक्त होने का आग्रह करते थे। समाज से कहा जाता था कि सब आकर के एक साथ बैठें और ये महसूस करें कि साथ बैठने से कोई ऊंच नीच नहीं होता है। जो समाज ने फैला रखा था कि तुम तो नीच हो, मैं ऊंच हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, तुम्हें दूर से जाना चाहिए, तुम्हें यही परछाई नहीं पड़नी चाहिए, तुम्हारी शक्ल दिखनी चाहिए, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए, तुम्हें यहां से पानी नहीं पीना है, तुम्हें यहां से गुजरना नहीं है, तुम्हें यहां पढ़ना नहीं है, तुम्हें यहां पूजा नहीं करनी है, तुम्हें यहां सोना नहीं है। ऐसे तमाम सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे उसको खत्म करने के प्रैक्टिकल अप्रोचेस यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। एक साथ बैठने का आग्रह करती थी और बैठते थे लोग, क्या हो जाता था उससे? और आज समाज में क्या हो जाता है? बहरहाल इसी तरीके के तमाम सारे सुधार कार्यक्रम पति पत्नी यानी कि जो पेयर था वो करता चला गया, लेकिन 28 नवंबर 1890 को इस में से एक व्यक्ति जो है वो साथ छोड़ गया। इनके पति ज्योतिबा फुले का देहांत हो गया। और जब इनके पति ज्योतिबा फुले का देहांत हुआ तो उनकी जो अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार जो है वह भी इन्होंने ही किया। और समाज में सारे कार्य उस समय पुरुष किया करते थे। इन्होंने उस कलश को उठाया, इन्होंने अग्नि दी, इन्होंने अग्नि को, मतलब जितना भी जो उस तरीके के रिचुअल्स होते हैं ये सिर्फ पुरुष ही करते थे, ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाता था, वो सारे कार्य इन्होंने किए और समाज के इस बंधन को भी उन्होंने तोड़ा। आगे चल करके 1896 में भीषण अकाल पड़ा महाराष्ट्र और उसके आसपास के इलाके में। साथ ही साथ 1897 में एक भयानक प्लेग की बीमारी भी फैली, जिसमें इन्होंने लोगों के पास जा करके सरकार से अपील करी कि अकाल हुआ है, सरकार पूरा साथ दे और जो पिछड़े समाज के लोग हैं उन्हें भी उसी प्रकार से राशन प्रदान करे जिस प्रकार से अन्य वर्ग को दिया जा रहा है। सरकार नहीं मानी।
प्लेग के रोगी जो थे वो अपनी बीमारी से तड़प रहे थे, तो वो उनकी बीमारी में पूरी तरीके से हमेशा साथ रहीं। इसी क्रम में एक बच्चा जो इस प्लेग की बीमारी से ग्रसित हो गया था, उसकी उन्होंने देखभाल उसके समीप बैठ करके करी और उसी प्रभाव से वह भी ग्रसित हो गई। परिणाम स्वरूप वो भी बहुत बीमार हुई और 10 मार्च 1897 को उनकी भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से ये महान क्रांतिकारी महिला जो अपने विचारों से क्रांति ला रही थी, जिसने समाज में, उस समाज में जहां महिलाओं को पढ़ने के लिए सोचा नहीं जाता, तो उस समाज में महिलाओं के लिए स्कूल न सिर्फ खोला बल्कि उसे अव्वल बनाया। आपको मालूम है 4 साल के अंदर उन्होंने 18 स्कूल्स जो है एस्टैब्लिश कर दिए। स्कूल्स की संख्या लगातार बढ़ती चली गई और ये सब समाज के सहयोग से नहीं, स्वयं से हो रहा था, स्वयं की दृढ़ प्रतिज्ञता से हो रहा था। समाज तो वो होता, काश कि वो समाज वो होता जिसमें उन्हें और मोटिवेट किया गया होता, समाज के उच्च वर्ग ने उनका साथ दिया होता कि भूल हुई सो हुई, अब हम आगे बढ़ते हैं। परंतु आके अकेले बढ़ती चली गई और सब चीजें सुधारती चली गई। इन सब क्रम में जिस चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान हैं वो अपर कास्ट मेंटेलिटी से, ब्राह्मणवाद जो उस समय जो रूढ़िवादी ब्राह्मणवाद है वो जो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि समाज को खोखला कर रहा था उस समय, महाराष्ट्र को, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी हैं जिसमें सीधे तौर पर ब्राह्मणिज्म को चैलेंज किया गया है और इस परिस्थिति में किया भी जाना चाहिए था संभवतः, जैसा उन्होंने किया। तो उनकी कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे 1854 में 23 वर्ष की उम्र की जब वो थी तो काव्या फुले पोएट्रीज ब्लॉसम के नाम से उनकी प्रकाशन हुआ और 1892 में 52 काशी शिवबोध रत्नाकर, इसमें 52 अलग अलग अध्याय हैं, का प्रकाशन हुआ है। बहुत सारी उन्होंने ऐसे कविताओं की रचना की है जिसमें समाज को प्रेरित किया गया है, समाज को पढ़ाई की ओर, जिसको कहते हैं, अगर हम इसके लिए भड़काना शब्द का प्रयोग करें तो भड़काया है, तब जाकर के मतलब महिलाओं ने भी मान लिया सा है कि हम तो पढ़ने के लिए बनी ही नहीं है, हम तो घर में रहने के लिए बनी है, महिला का काम तो ये है वो है। महिलाओं को पीछे करने में महिलाओं का ही योगदान होता रहता था वहां पर। तो इन्हें न सिर्फ समझाना पड़ा बल्कि भड़काना पड़ा, उठो, अभी मौका है, अभी चूक गए तो फिर कभी नहीं होगा, ऐसा। और इस प्रकार से वो अपने कार्य में सफल रही। तो ये सत्यशोधक समाज तो बहुत ही फेमस है ना। तो ये था जो मैंने आपको बताया इनके जीवन का चरित्र, और ऐसे चरित्र के बारे में हम सब लोगों को नमन है, ऐसे विचार के बारे में हमें नमन है, ऐसे महिला समाज सुधारक के आगे हम नमन है उनका और नतमस्तक हैं, और होना भी चाहिए। तो चलिए, आई होप कि आपको आज उनके जन्मदिन पर उनके बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा और ये उनके लिए एक तोहफे की तरह रहा होगा। और इसी पर आधारित एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, जिसका उत्तर मैं आपसे अपेक्षित हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। इसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया है। सत्यशोधक समाज का आयोजन किया गया बिहार में आदिवासियों के उत्थान के लिए एक आंदोलन के रूप में, या गुजरात में एक मंदिर प्रवेश आंदोलन के रूप में, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन के रूप में, या फिर पंजाब में एक किसान आंदोलन के रूप में। आपको इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और यदि अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने विचार प्रकट करने के लिए हमारे इस सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम है, विरत दुबे 01 विरत दुबे 01। ठीक है, तो आप यहां पर भी जुड़ सकते हैं। आज के इस सत्र में फिलहाल इतना ही। मुझे भी आज का ये अध्याय पढ़ाते हुए बहुत खुशी हुई और आशा करता हूं कि आपको भी आज सावित्रीबाई फुले के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करके खुशी हुई होगी। फिर मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।